वाले हैं मैग्नेटिज्म मैटर की। ये चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी में, और इसके बारे में अगर बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस जेईई नीट में एक क्वेश्चन का तो हमेशा रहता है, हर साल आता है इसमें। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो इसके लेक्चर इंडेक्स आज की क्या है। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पार्ट जो हमारा है उसके अंदर क्या है, व्हाट इज मैग्नेट। आप जानते हो, कुछ नया नहीं है, आपको बस रिकॉल करवाऊंगा, नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। दूसरा है पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चीजें आप जानते हो लेकिन नए तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये नई चीज होगी। एंड फोर्थ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस सोर्स। आज कंप्लीटली हम लोग बार मैग्नेट के आसपास ही रहेंगे और उसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हर चीज आपको लगेगा कि पहले कभी ना कभी पढ़ा है, हर एक चीज आपको लगेगा कहीं ना कहीं से तो ये रिपीट हो रहा है चीजें। ठीक है, देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग और पुराना डायग्राम है। व्हाट इज मैग्नेट। ठीक, ये मैग्नेट क्या चीज होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी दुनिया भर के डेफिनेशन दोगे, लेकिन अगर एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर समझाया जाए जो नॉर्मल नेचर में देखा जा सकता है कि टू बॉडीज जो पहले से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो चार्ज उनके पास कुछ भी नहीं है, अगर फिर भी उनके बीच कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, देन दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी मैग्नेटिज्म। यानी अगर कोई दो बॉडीज में कोई भी चार्ज नहीं है, without any charge, still they show some sort of attraction or repulsion, then this type of interaction is said to be magnetism। बोलिए क्लियर है क्या। सही बात भी है, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है तो फिर ऑप्शन ही क्या बचा, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, फिर होगा मैग्नेटिक फोर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लियर है। अब आते हैं कि आखिर दोनों के बीच जो फोर्स लगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है। और उन बॉडीज को क्या कह सकते हैं हम लोग, मैग्नेट्स। बोलिए क्लियर है क्या। क्या है बेसिकली मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, समझ में आया क्या। ठीक है, एक और क्लास 10th का डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, मैग्नेटिज्म में मैग्नेट क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल, इस तरह के मटेरियल्स को अट्रैक्ट करे, इसको कहते हैं हम लोग। किसी का आवाज अनम्यूट है, ठीक से क्लियर है। इस तरह के मटेरियल्स को अट्रैक्ट करे, इसको हम लोग मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, मैग्नेट को अगर डेफिनेशन करना हो तो एनी बॉडी व्हिच कैन अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल आर सेड टू बी मैग्नेट। क्लास 10th में चलता है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर। तो हमने देखा कि मैग्नेट कितने तरह के होते हैं, तो दुनिया में काफी टाइप्स होते हैं, लेकिन मेन जो एग्जांपल है हमारा क्या है, बार मैग्नेट, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, दूसरा होता है हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट भी बहुत कॉमन होता है, हम इसको यूज करते हैं हॉर्स शू मैग्नेट को किसी रीजन में फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या करता है, ये फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो देखते हैं ये अगर क्लियर है। तो अगला पॉइंट है मैग्नेटिक पोल्स। ये मैग्नेटिक पोल्स क्या है, इसको समझने की जरूरत है इसको। तो मान लीजिए हम एक काम करते हैं कि हमने क्या किया कि एक मैग्नेट को, मान लीजिए ये मैग्नेट है, मान लीजिए हमने एक बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट को बीच में रस्सी से बांध के फ्रीली हैंग कर दिया। तो जैसे हम इसको फ्रीली हैंग करते हैं, ये क्या होता है, एक थोड़ी देर के मूव करने, रोटेट करने के बाद एक सर्टेन जगह पे इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि स्टेबलाइज हो जाता है। अभी जब इक्विलिब्रियम में आता है तो इसका जो पार्ट, इसका जो एंड नॉर्थ के डायरेक्शन होता है। जनरली जो मैग्नेट होता है वो नॉर्थ साउथ के अप्रोक्सीमेटली अरेंज होता है, नॉट से कि एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ में अरेंज होता है, बट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, ये अलाइन हो जाएगा और इक्विलिब्रियम गेन करेगा। तो अगर जो एंड इसका नॉर्थ के तरफ है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो एंड इसका साउथ के तरफ होता है उसको कहते हैं साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्लियर क्या। यानी एक सिंपल सा मैं बाहर मैग्नेट लूं, मुझे पता है कि ये मैग्नेट है, मुझे इसका ये पोल नहीं पता कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है, तो मैंने इसको क्या किया, फ्रीली हैंग कर दिया। जब फ्रीली हैंग किया तो जो एंड नॉर्थ की तरफ गया उसको नाम दिया नॉर्थ पोल, जो एंड साउथ की तरफ गया उसको नाम दिया साउथ पोल। क्लियर है, यही होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्या सबको क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये आपने पहले भी पढ़ा है क्लास 10 में। ठीक है, तो आखिर ये सबके मन में सवाल आना चाहिए, सर ये अलाइन हुआ क्यों, ऐसा कौन सा वजह था, तो वो होता है अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से। अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। क्लियर है।
आई थिंक समवन रिस्पोंडेड इन चैट। अलाइन हुआ क्यों? अलाइन हुआ क्यों? प्रत्युष आस्किंग सर अलाइन हुआ क्यों? अलाइन क्यों हुआ? बिकॉज अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेटिज्म है और इसी मैग्नेटिज्म की वजह से वो क्या हो रहा है? अलाइन हो रहा है। ठीक है, इसमें कुछ और क्वेश्चन है क्या? इसमें क्वेश्चन है क्या? तो इस तरीके से हम एक बार मैग्नेट का पोल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बोलिए प्लीज, समवन इज आस्किंग। मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि सर ये नॉर्थ की तरफ नॉर्थ क्यों गया, साउथ की तरफ साउथ क्यों गया? ये क्वेश्चन आ सकता है क्या सर? हाँ बोलिए। अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आता है? या अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको तो वैसे अगले क्लास में बात करने वाले ही हैं। ठीक है, आपने पूछा है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है। एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अर्थ के अंदर अज्यूम किया गया है, अर्थ के अंदर अज्यूम किया गया है कि बहुत सारा मॉल्टन मटेरियल्स जो है वो बहुत हाई स्पीड से आपके मेंटल के अंदर मूव कर रहा है, अर्थ के अंदर मूव कर रहा है बहुत सारा मोल्टेन मटेरियल्स और विद हाई टेम्परेचर वो मूव कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि उसके अंदर बहुत सारे आयंस होंगे? बहुत सारे, अगर मैं बोलूं कि बहुत सारा मोल्टेन मटेरियल अगर मूव कर रहा होगा तो उसके अंदर क्या होने चाहिए? उसके अंदर आयंस होंगे, बहुत सारे मेटेलिक आयंस होंगे। तो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा? हाँ सही। स्टिल थ्योरी अभी भी प्रूव, ये थ्योरी जो मैं बता रहा हूँ स्टिल प्रूव नहीं है, बट स्टिल हम लोग 12th में जानते हैं, लैटिस थ्योरी यही कहती है। इसको हम लोग कई सारे नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अज्यूम क्या करते हैं कि चार्ज मोल्ट बहुत हेवी मोल्टेन मटेरियल्स का मूवमेंट अर्थ के सरफेस के अंदर होता है और इसी की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। क्लियर? और अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बट खैर इसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म हमारा अगला टॉपिक होगा। खैर मैं आता हूँ टॉपिक पे आता हूँ, नोट्स पे आता हूँ। ठीक है, तो व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन द मिडल, देखते हैं as shown and it is free to rotate in the horizontal plane, it always comes to equilibrium in a fixed direction। ये हमेशा क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, एक फिक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फिक्स डायरेक्शन में आ जाएगा और इस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कह सकते हैं? इस इक्विलिब्रियम में one end of the magnet set A is approximately towards north and other is approximately towards south। क्लियर है? जो नॉर्थ की तरफ होता है उसको हम लोग कह सकते हैं नॉर्थ पोल और जो साउथ की तरफ होता है उसको कह सकते हैं साउथ पोल। क्लियर है? अगला पॉइंट, दिस ऑब्जर्वेशन इज मेड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ये ऑब्जर्वेशन अर्थ के हर एक पॉइंट पे ऑब्जर्व होता है। क्लियर है? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं बता देता हूँ। सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता है सर? क्या सब जगह मैग्नेट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या एक मैग्नेट की वजह से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता है क्या? नहीं। तो अर्थ भी एक मैग्नेट, अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग होता है। और ये टॉपिक हमारा अगला ही है, अगला ही टॉपिक, अगले दिन यही पढ़ेंगे हम लोग कि अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसा होता है, कितना एंगल। क्लियर? अदिति सर नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल कैसे? अदिति का ये जो सवाल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सर नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल कैसे हो गया? समझा? मैं थोड़ा इस पे बताना चाहूंगा क्योंकि ये कंफ्यूजन तो आया है, तो मतलब कि आप कुछ समझ रहे हो। देखो मैं समझाता हूँ नॉर्थ की तरफ नॉर्थ क्यों। देखते हैं, मान लेते हैं ये अर्थ है अपना, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है अदिति और ये अर्थ का साउथ पोल है। क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा जो अर्थ के अंदर मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ पोल यहाँ होता है और उसका साउथ पोल नॉर्थ। दिखाई नहीं पड़ रहा है? दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन? सब लोग क्या स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? सही, ठीक है सर, ठीक है। यस सर। मैंने बोला कि नॉर्थ एंड साउथ पोल है। एक हमारा अर्थ का एक नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, इसको कहते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ। क्लियर है? लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है वो साउथ पोल के पास होता है और मैग्नेटिक साउथ पोल जो होता है वो नॉर्थ के पास होता है। क्लियर है? तो ये तो आपका जो आप कभी भी किसी भी अपने मैग्नेट को सस्पेंड करोगे तो उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो किधर अट्रैक्ट होगा? साउथ पोल की तरफ। और साउथ पोल किधर अट्रैक्ट होगा? नॉर्थ पोल के पास। तो क्या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि मेरा जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल हमारे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अलाइंड होगा और जो हमारे साउथ पोल है वो किधर होगा? साउथ डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो मेरा अगर मैग्नेट हमेशा कैसे शो करेगा? नॉर्थ एंड साउथ। बोलिए क्लियर है क्या सब लोग? चैट में डाल दें सब लोग, चैट में डालें। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ,
कि हमारा मैग्नेट जो सस्पेंडेड है, ठीक है, वो हमेशा नॉर्थ के अलॉन्ग नॉर्थ और साउथ के अलॉन्ग साउथ अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर। अब आते हैं, अब हमारे पास क्या हमें समझ में आया। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक मैग्नेट होता है और हर एक मैग्नेट के पास दो एंड होते हैं, दोनों एंड को कहते हैं, दो पोल्स कहते हैं, ठीक है। एक पोल होता है नॉर्थ पोल, दूसरा पोल होता है साउथ पोल, ठीक है। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है हम उसकी बात करते हैं। होता है एक नया टॉपिक आता है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? तो हमने तो नॉर्थ पोल मान लिया, साउथ पोल हमने नॉर्थ अज्यूम कर लिया, हमने साउथ अज्यूम कर लिया, दो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक बाहर मैग्नेट होता है। तो हमने बोला कि एक बात तो क्लियर है, लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स क्या होते हैं? एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो इतना तो मानोगे ना कि हर एक पोल के पास एक एबिलिटी है दूसरे को अट्रैक्ट करने की और रिपेल करने की, क्लियर है। तो हर एक पोल का एक अपना स्ट्रेंथ होगा, एक अपना उसकी वैल्यू होगी, किसी पोल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसी पोल का स्ट्रेंथ कम होगा। तो हर एक पोल के एबिलिटी को मेजर करने के लिए हमने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, पोल स्ट्रेंथ। हर एक पोल का, नॉर्थ पोल है साउथ पोल, हर एक पोल, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, क्लियर है। नॉर्थ को जनरली हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करते हैं, कन्वेंशन बाय कन्वेंशन, कोई ऐसा नहीं है कि हमने अज्यूम किया। नॉर्थ को हम पॉजिटिव एम अज्यूम करते हैं और साउथ को हम लोग माइनस एम अज्यूम करते हैं, क्लियर है। याद रखिएगा आज के बाद जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने चार्जेस पढ़े थे, प्लस क्यू माइनस क्यू, उसी तरीके से मैग्नेटिज्म में भी नॉर्थ पोल को जनरली हम लोग कहते हैं प्लस एम। प्लस एम का मतलब एम होता है उसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, क्लियर है। उस एक पोल का पोल स्ट्रेंथ होता है और साउथ का कितना होता है? माइनस एम। ये भी उसका पोल स्ट्रेंथ होता है। बस साइन जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? नॉर्थ को प्लस और साउथ को माइनस। बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो अभी हमने क्या सोचा कि जितने भी मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, पवनेश का क्वेश्चन ऐसा क्यों, हमने बोला कि जितने भी पोल्स हैं उन सब की एक एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर्स, क्लियर है। ये एबिलिटी की वजह से हम अज्यूम करते हैं कि उनकी एबिलिटी का मेजरमेंट कैसे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे डाउनवर्ड मूवमेंट के एबिलिटी का क्या होता है? मास होता है। रीजन क्या होता है? मास। तो इस तरीके से इसके दूसरे पे अट्रैक्ट करने या रिपेल करने की एबिलिटी क्या है? इसकी वजह से आ रही है, पोल स्ट्रेंथ की वजह से। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया? एक मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमने इंट्रोड्यूस कर, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आता है कि मान लीजिए कि चलो हमने क्या देखा कि हर एक पोल का एक अपना पोल स्ट्रेंथ होता है। तो हमने सोचा कुछ तूफानी करते हैं और हमने क्या किया कि एक मैग्नेट लिया और बीच से उसको कट कर दिया। सोचा, देखो सिंपल सी बात है, हमने तो सोचा कि चलो अपने पास पोल स्ट्रेंथ निकल गया, तो हम एक काम करते हैं कि हम जल्दी से एक मैग्नेट लेते हैं और काट करके दो अलग अलग पोल्स ढूंढ लेते हैं और दोनों को अलग अलग घर लेके जाएंगे। एक मैं पोल दे दूंगा पवनेश को, दूसरा रोशन को दे दूंगा, नॉर्थ पवनेश को और दूसरा साउथ दे दूंगा किसी और को। तो हमने एक बार मैग्नेट को कट कर दिया, बीच से कट कर दिया। तो हमने जब एक बार मैग्नेट को बीच से कट किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सिंपल जैसे ही बीच से कट किया तो हमें कुल मिला के दो पार्ट्स मिले और एक एंड इसका नॉर्थ तो इंटैक्ट है और इसका साउथ तो और इसका साउथ तो इंटैक्ट है, क्लियर है, इसका साउथ तो इंटैक्ट है। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि नॉर्थ के अगेंस्ट, नॉर्थ के ऑपोजिट एंड पे अपने आप क्या मिल गया? साउथ पोल। और साउथ के ऑपोजिट पोल पे अपने आप क्या मिल गया? नॉर्थ पोल। यानी याद रखना है अपने को कि कभी भी यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता, या मोनोपोल या यूनिपोल या मोनोपोल, कुछ भी कह सकते हैं। एक मैग्नेट का कभी भी यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कहीं पे नॉर्थ पोल होगा तो साथ साथ साउथ नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा ही होगा, ठीक है, सिंपल है। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये कैसे फॉर्म हो गया, ठीक है। मैं बहुत ही आसान सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड, ठीक है। कोई बात नहीं सुरुचि, हाँ मुझे दिख गया था उल्टा रखा हुआ है, ये ऑपोजिट होना चाहिए, ये वाला इधर होना चाहिए और ये वाला इधर होना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, खैर कोई बात। तो हमने मान लीजिए कि एक सोलेनॉइड कंसीडर कर लिया, ठीक है। सोलेनॉइड में करंट वरेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है? फील्ड क्रिएट हो जाता है,
एक एंड को जनरली नॉर्थ कह देते हैं, दूसरे एंड को साउथ कह देते हैं, मान लो, ठीक है। मान लीजिए कि आपने इसके बीच को बीच से कट कर दिया, तो बीच से कट करोगे तो कैसा दिखेगा? अभी भी ऐसे जा रहा होगा, अभी भी ऐसे फील्ड जा रहा होगा, क्लियर है क्या? अभी भी फील्ड ऐसे जा रहा होगा, तो क्या जिस पॉइंट से फील्ड ऑरिजिनेट कर रहा है उसको नॉर्थ कह देंगे, और जिसे एंटर कर रहा है उसको साउथ नहीं कह देंगे क्या? जहां से फील्ड एंटर कर रहा है उसको साउथ कह देंगे, और जहां से ऑरिजिनेट कर रहा है उसको नॉर्थ कह देंगे क्या? सेम बार मैग्नेट में भी होता है। बार मैग्नेट में भी हम कह सकते हैं कि जहां से फील्ड ऑरिजिनेट कर रहा है वो नॉर्थ है, तो उसके ऑपोजिट एंड जो होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? साउथ। फॉर एग्जांपल, यहां से पहले फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे थे, क्लियर है? तो अभी भी यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाता है। तो क्लोज लूप बनाने के लिए क्या होगा? वो एंटर भी करेगा इस पे, तो ये पोल अपने आप कौन सा हो गया? साउथ पोल। और साउथ वाले एंड के इधर जो रिमेनिंग कट पोर्शन होगा वो क्या होगा? नॉर्थ पोल। तो याद रखना है अपने को, दिमाग में क्या रखना है कि कभी भी मैग्नेट का सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। हमेशा मैग्नेट के क्या कितने एग्जिस्ट करते हैं? दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? नॉर्थ पोल भी होना होगा तो साउथ पोल भी होगा। बोलिए क्लियर है क्या सबको? बोलिए क्लियर है क्या? ठीक है। और अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो गौर से देखिए, हमने मैग्नेट को जब कट किया है तो उसके पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर आपके पास प्लस एम एक एंड है तो दूसरा एंड अपने आप माइनस एम ही होगा, क्लियर है क्या? एक एंड अगर प्लस एम है तो दूसरा एंड माइनस एम ही होगा, कोई और स्कोप नहीं है। तो समझ में आ गया कि अगर एक मैग्नेट को बीच से कट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? उसका पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज। लेकिन अगर यही चीज, एक और एग्जांपल देता हूं, यही अगर अगर हमने कुछ ऐसे कट कर दिया होता, अगर ऐसे कट किया होता तो उस केस में हम कह सकते थे कि इसके पोल स्ट्रेंथ में फर्क पड़ेगा, इसके पोल स्ट्रेंथ में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है? दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? अलग अलग होगा, अकॉर्डिंग टू कैसे कट किया। तो याद रखते हैं कि मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है? जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगा। नहीं प्रत्युष, आपने कहा कि हाफ करें, अच्छा हाफ करेंगे तो m/2 होगा, बिल्कुल सही। पर मैं कह रहा हूं जितना जैसे एरिया कट करोगे उसी हिसाब से मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का अगर याद रखना है तो एक चीज याद रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार मैग्नेट। जितना ज्यादा बार मैग्नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी होगा। बोलिए क्लियर है क्या सबको? सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? क्लियर, आगे बढ़ो। अभी तक हमने क्या सीखा कि एक बार मैग्नेट में सिंपल सी बात है कि कभी भी उसका कोई यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा डाईपोल एग्जिस्ट करेगा, हमेशा उसके दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है? पहली चीज, सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और कभी भी एक मैग्नेट को आप कट करने की कोशिश करोगे तो एक एंड जैसा है उसके ठीक ऑपोजिट दूसरा एंड बन जाएगा, ठीक है? क्या सबके मन में एक सवाल आ गया कि अच्छा सर, तब तो फिर तो सिंगल पोल डायगनली में फिर तो मेजरमेंट करना पड़ेगा। सर डायगनली में तो वी विल हैव टू मेजर, यूनिफॉर्म नहीं है ना वो, ठीक है? अब सबके मन में एक सवाल तो आ गया कि अगर एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो डाईपोल एग्जिस्ट करेगा, और डाईपोल का मतलब क्या है? प्लस एम और माइनस एम। इसको कहीं देखा था क्या पहले इस तरह कोई चीज? मुझे बता दो ना, इस तरह का मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट जो देख रहे हो, इस तरह का कभी कोई चीज देखा है पहले? किस चैप्टर में देखा है क्या? इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट पढ़े थे क्या? पढ़ा था ना? और यहीं से ये चैप्टर रिपीट होना शुरू हो गया। यही टॉपिक है जहां पे चैप्टर रिपीट होना शुरू हो गया। ये जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है ये चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। गौर से देखिए तो प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों सेपरेटेड कितने पे है? एल डिस्टेंस पे है, क्लियर है? एल डिस्टेंस पे है। तो अगर यहां से बोलूं कि अपने पास अगर अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस। तो क्या कह सकते हैं? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यानी सिंपल m इक्वल्स टू m इंटू स्मॉल एल, m इंटू स्मॉल एल। क्लियर है फॉर्मूला? ठीक है। आपको अगर कोई पूछे कि डायरेक्शन क्या होगा, भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बोलिए क्लियर है क्या?
बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ। अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को याद कर लिया, अगले आधे घंटे 45 मिनट आप बैठ करके शांति से सुनो सर, वो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सब कुछ रिपीट होगा। और इस टॉपिक का मतलब ही है एनालॉजी, एनालॉजी विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस टॉपिक को बनाया ही क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक से एनालॉजी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, ठीक है। तो अ मैग्नेट कैन बी ट्रीटेड एज डाइपोल, क्योंकि यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड इट हैज ऑलवेज हैज टू ऑपोजिट पोल्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। और इसके स्ट्रेंथ को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले नहीं पढ़ा है आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट एक कॉइल की वजह से पढ़ा है, याद करो, एनआईए पढ़ा है ना, एनआईए वो पढ़ा है। यूनिट क्या होता था, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्लियर है ना, एम्पियर एनआईए, आई इनटू ए। इसका यूनिट अगर आपसे कोई पूछता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का तो क्या बोलोगे, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। अगर कोई पोल स्ट्रेंथ का पूछता है, पोल स्ट्रेंथ का, तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर इनटू मीटर। याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर, और मैग्नेटिक मोमेंट का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। खैर, लिविंग दिस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट समझते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक बात तो तय हो गई, एक बात तो तय हो गई अपने पास कि चलो अब एक बार मैग्नेट जो होता है या कोई भी मैग्नेट हमारे पास जितने भी अवेलेबल है वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उनके पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। और एक्चुअली अगर बोलो तो कोई भी मैग्नेट है वो सिंगल पोल, कभी चार सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, पर मैग्नेटिक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जनरली एक मैग्नेटिक सिंपल से अगर देखे कोई, सिंपल क्या कहेगा कि एक मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए, सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू एम, मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल होना चाहिए m इंटू लेंथ, m इंटू एल होना चाहिए। क्लियर, m इंटू एल, कौन सा l होना चाहिए, नॉर्थ एंड टोटल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। जनरली क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, इसको कहते हैं जियोग्राफिक लेंथ, इसको कहते हैं जियोग्राफिक लेंथ। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है एकदम एग्जैक्टली एंड पे लाई नहीं करता है, ये एंड पे लाई करने के बजाय ये कहीं हल्का सा अंदर एंड से लाई करता है, और उसी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल के बीच एग्जैक्ट डिस्टेंस को नाम लेते हैं एलएम। एलएम होता है मैग्नेटिक लेंथ। याद रखिएगा, एक बार मैग्नेट का दो लेंथ हो सकता है, ठीक है। एक होता है जियोमेट्रिक लेंथ, वो पूरा सीधा सीधा एंड टू एंड जोड़ देता है, ठीक है। और दूसरा होता है मैग्नेटिक लेंथ। क्लियर है, मैग्नेटिक लेंथ होता है थोड़ा सा कम, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि नॉर्थ पोल जो होता है और साउथ पोल जो होता है वो एग्जैक्टली एंड पे नहीं होता है। तो अनिकेत ने पूछा कितना होता है, तो जनरल अजम्पशन यही है कि जो एलएम होता है, एलएम होता है डिवाइड बाय एलजी होता है, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है 0.84। याद रखिएगा, यानी ऑलमोस्ट 0.84 टाइम्स, ठीक है। प्रत्युष सिंह 0.81, आई एम सेइंग 0.84, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो जनरली हम लोग ऐसे इतना दिमाग नहीं लगाते, हम लोग एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि कौन सा लेंथ लेना, सीधे m इंटू एल कर देते हैं, m बोले तो पोल स्ट्रेंथ इंटू एल। लेकिन एक्चुअली में लेंथ हमें सोचना पड़ेगा हम कौन सा लेंथ लेना है, ठीक है। लेंथ हम जनरली लेते हैं मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक्चुअल फॉर्मूला अगर जो है होगा वो क्या होगा, m इंटू एल एम होगा। क्लियर है, बट एल एम और एल जी में इतना कम डिफरेंस होता है कि हम इसको ऐसे भी एज्यूम कर लेते हैं कि m इंटू एल जी। बोलिए क्लियर है क्या, याद रहेगा क्या। भले हो सकता है कि हम एग्जाम में हर जगह ज्योमेट्रिक लेंथ ही लेंगे, जो एक लेंथ हमेशा ज्योमेट्रिक ही दिया रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत नॉलेज रखें, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम ये सोचें कि एलएम नहीं होना चाहिए। एक्चुअल फॉर्मूला m इंटू एलएम, एलएम मतलब नॉर्थ एंड साउथ के बीच का डिस्टेंस, यही होता है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस। एक्चुअली एलएम और एलजी क्या है, आयुषी ने पूछा, आयुषी एलएम मतलब होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस, इसको कहते हैं एलएम। ऊपर से ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया, देखिए ऊपर की तरफ। और एलजी होता है पूरे बार मैग्नेट का स्केल से नापा गया लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं इसको। क्लियर है। एक क्वेश्चन आया है, मिली ने पूछा है कि सर एलएम एग्जाम में नहीं देते, कभी नहीं देता एलएम,
लेकिन दिमाग में रहना चाहिए कि LM और LG में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली L देगा, M into L, सीधा सीधा, आपको एग्जाम में कोई खास दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा ये। बोलिए क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है? मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक हमने, अगर एक जल्दी से समराइज कर दो 2 मिनट में, तो अभी तक हमने पढ़ा कि एक मैग्नेट जो होता है वो पोल से बना होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, हर एक पोल का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, जिसको लिखते हैं M से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल m की यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। और सिंपल सी बात है कि एक पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा डाईपोल एग्जिस्ट करता है, हमेशा 2 पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरह होता है, Q into D वाला, Q into D। खैर देखते हैं। अब आता है कि चार्ज की तरह सोचो, पूरा दिमाग चार्ज की तरह लगाते हैं हम। ठीक है, अब दो हमने 2 ले लिए, पोल्स ले लिए, अपने अपने अलग अलग 2 पोल्स ले लिए। हमने पोल्स को देखा ना कि अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। कैसे पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं? तो मैंने सिंपल सी बात की, 2 पोल्स हैं M1 एंड M2। ठीक है, और दोनों पोल्स कैसे एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट करेंगे? तो सिंपल, दोनों के बीच जो फोर्स लगता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैं बोलूंगा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, नेट जो फोर्स होगा वो क्या कह सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? F इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। आ रहा है समझ में? क्या कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है? आप बोलोगे कि कहाँ से आ रहा है? कहीं इस तरह का कुछ देखा था क्या? कभी इस तरह की कोई चीजें देखी थी क्या हमने? कहाँ देखा था? कूलम्स लॉ। अच्छा बच्चा, आप लोग कह रहे हो कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं तो कह रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन है आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन है। इसमें इसको पढ़ते ही नहीं, इसलिए कभी हम लोग कभी नहीं रिवाइज करते। अब कोई मेरे को कहेगा ना कि फोर्स इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे बताओ? फिर मैं बोलूंगा मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है, मैं लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 इसका भिन्न क्या होता है? वेक्टर, जस्ट 1 सेकंड, अपॉन। अब बोलो इसमें कुछ नयापन है क्या? ये नहीं पहले पढ़े हो? ये नहीं पढ़े हो क्या? वेक्टर फॉर्म भी पढ़े होगे ना? प्रगति M डॉट M, प्रगति आते हैं, प्रगति आते हैं आपकी बात पर। सबको समझ में आ गया? मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया? 2 पोल्स के बीच फोर्स कितना लगता है, यानी 2 पोल्स के बीच अगर स्ट्रॉन्ग और वीक चेक करना है तो जितना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही वीक फील्ड, उतना ही वीक फोर्स होगा। काम खत्म है। तो इसमें क्या बचा? इसमें तो क्वेश्चन क्या ही पूछेगा, इसमें आपसे एनालॉजी क्रिएट करने को पड़ेगा। क्लियर है क्या सबको? तो आज से हम लोग ना नॉर्थ एंड साउथ पोल को एक चार्ज की तरह ज्यूम करने लगे हैं। ठीक है, चलो अब क्लियर है? ठीक है, फोर्स समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं कि एक पोल जो होता है वो उसके वजह से आसपास में कैसा फील्ड क्रिएट होता है। देखो एक मैग्नेटिक पोल है तो उसके वजह से आसपास में कोई भी पोल्स रखोगे उस पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो अगर पोल्स पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है तो उस पोल की वजह से आसपास के रीजन में फील्ड भी होगा। जस्ट एज इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज की वजह से आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता था, तो एक पोल की वजह से आसपास के रीजन में क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला लिखते थे आप? मैं तो साइड में डब्बा बना देता हूँ एनालॉजी क्रिएट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या F अपॉन चार्ज लिखते थे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू F अपॉन चार्ज लिखते थे क्या? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन चार्ज लिखते थे तो क्यों ना कहें कि P पॉइंट पे फील्ड होगा वो क्या होगा? सही कह रहे हो, F अपॉन, बोले क्लियर है क्या? वहां Q के जगह M हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? F अपॉन M। बोले क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। क्लियर है? फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। अब अपने को अपन आगे बढ़ते हैं। फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ है तो कुछ तो देखना पड़ेगा।
तो मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज ले लिया है, कुछ एम नॉट ले लेते हैं, मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज ले लिया है एम नॉट। तो ये एम और एम नॉट के बीच कितना फोर्स लगेगा, एम और एम नॉट के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो आप जानते हो म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम इंटू एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बोले क्लियर है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम इंटू एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस एम की वजह से कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, एफ अपॉन टेस्ट स्ट्रेंथ। अब टेस्ट चार्ज की जगह क्या ले सकते हो, टेस्टिंग पोल ले सकते हो कोई, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल सही फॉर्मूला है, याद था आपको। तो सिंपल सा वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा मुझे, तो लिख सकता हूं म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या कि एक छोटे से पोल की वजह से आसपास के रीजन में फील्ड कैसे होगा, जस्ट लाइक अ चार्ज। चार्ज की वजह से क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। इसकी वजह से क्या होगा, एम अपन आर स्क्वायर। बोलिए क्लियर है क्या, क्या सबको यहां तक समझ में आया क्या, किसी को भी डाउट है तो पूछो। मैं एकदम बात कर रहा हूं कि एक पोल को ना चार्ज मान लो आप, अब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकालते थे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फोर्स अपॉन क्यू, मैंने क्या बोला, फोर्स अपॉन एम। तो यहां से एक रिलेशनशिप सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एम इंटू बी। याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो ये पूरी तरीके से पोल और चार्ज की एक एनालॉजी क्रिएट हो रही है, बिल्कुल सही। पोल और चार्ज की एनालॉजी क्रिएट हो रही है, जब जैसे पोल है उसके जगह पे क्या लगा रहा है, हर जगह चार्ज लगा रहा है। बोले क्लियर। और अभी सारे डेरिवेशन जो भी करेंगे ना, मुझे लगता है इसका एक डेरिवेशन याद नहीं रखना है इस टॉपिक का, एक भी डेरिवेशन नहीं, सारा डेरिवेशन सिमिलर होने वाला है। इलेक्ट्रिक हाँ बोलिए। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या अंतर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से क्रिएट होता है, और ठीक है, चार्ज की वजह से क्रिएट, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वजह से क्रिएट होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक मैग्नेटिक पोल की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, दूसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। खैर खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स आ गया है। अब थोड़ा सा ना हम लोग आते हैं अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के टॉपिक को समझने के लिए की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये टॉपिक अगर हमें एक दिन में पढ़ना है तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो ये 3 दिन में भी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि एक पॉइंट सोर्स की वजह से तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं मान लीजिए एक बार मैग्नेट दे दिया मैंने आपको, ठीक है, बार मैग्नेट दे दिया, और बार मैग्नेट के एक एंड क्या है प्लस है, में दूसरा एंड क्या है माइनस है, और मैं चाहता हूं कि पी पॉइंट पे फील्ड निकाला जाए। इस बार मैग्नेट की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड निकाला जाए। तो अगर पी पॉइंट पे अपने को फील्ड निकालना है, तो आपको भी पता है कि ये कितने डाइपोल्स की वजह से होगा, एक इस पोल की वजह से होगा और एक इस पोल की वजह से होगा, दोनों पोल्स की वजह से होगा। तो हमें पी पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना है तो हमें दोनों पोल्स की वजह से फील्ड निकालना पड़ेगा, क्लियर है। तो याद रखिएगा प्लस एम की वजह से फील्ड हमेशा अवे होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्लस एम की वजह से हमेशा क्या होगा, अवे होगा। कितना होगा, ये क्या होगा B1, और माइनस एम की वजह से फील्ड क्या होगा, टूवर्ड्स होगा, क्या होगा B2, क्लियर है। B1 B2, मैं एकदम डेरिवेशन पे आ रहा हूं। B1 अगर कोई मेरे से पूछेगा कि B1 कितना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, B1 क्या होना चाहिए बताइए आप, B1 बताइए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। गौर से देखिए ये पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर, मैग्नेट के सेंटर से पूरा डिस्टेंस क्या है, ये r है, क्लियर है। और ये लेंथ a मान लेते हैं और ये लेंथ a मान लेते हैं, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, ये क्या, ये लेंथ r माइनस a हो जाएगा क्या, r माइनस a, तो क्या लिख सकते हैं r माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये फॉर्मूला देखा है कहीं ना कहीं, क्लियर है। अगर आप B2 की बात करते हो तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। बोलिए क्लियर है क्या, क्या सबको क्लियर है क्या, ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, B1 और B2 क्लियर है क्या। पहले वाले पोल की वजह से
b1 कितना हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। दूसरे माइनस m की वजह से भी क्या हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन, याद इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन रिवाइज कर लो आज पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि नेट फील्ड बताओ, मैं तो नेट फील्ड क्या बोलूंगा, नेट फील्ड में बोलूंगा सिंपल b1 माइनस b2। b1 वाला स्ट्रॉन्ग है, b2 वाला क्या है, नया रिपीट कर दूं, नया मैं कह रहा हूं, एक बार मैग्नेट दिख रहा है अपने को, बार मैग्नेट का सबसे पहले समझ लो सेंटर है, ये ओ सेंटर है, ठीक है, और बार मैग्नेट के दोनों साइड ए डिस्टेंस है, यानी यानी जो टोटल दोनों, अगर मैं बात करूं दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a है, क्लियर है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, वो कितना होगा m इंटू 2a। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया m इंटू 2 बार मैग्नेट का। मैं चाहता हूं इसके आसपास के रीजन में फील्ड निकालो। उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने अज्यूम किया अलोंग द एक्सिस, क्या लिया हमने p पॉइंट लिया। इस p पॉइंट पे हमने देखा तो p पॉइंट की वजह से दो फील्ड्स आ रहे हैं, एक इसके पहले वाले m की वजह से, दूसरा माइनस m की वजह से। तो प्लस m की वजह से हमने जो फील्ड देखा वो कुछ ऐसा आया, और ये माइनस m की वजह से फील्ड कुछ ऐसा आया। नेट फील्ड क्या हो जाएगा b1 माइनस b2, क्योंकि आपको भी पता है b1 पॉजिटिव की वजह से फील्ड हमेशा क्या होगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव की वजह से फील्ड क्या करेगा, टुवर्ड्स रहेगा। बोलिए क्लियर है क्या। तो अगर मैं बात करूं b1 माइनस b2 का, अपन सीधा सीधा निकाल लेते हैं ना, सीधा सीधा निकाल लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, m भी कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा बचेगा 1 माइनस बाई r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई r प्लस a का होल स्क्वायर। एकदम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 4ar, 4ar, क्लियर है क्या 4ar। अगर इसका मुझे कोई फाइनल फॉर्मूला लिखने को कहेगा तो मैं तो लिखूंगा सीधा सीधा नेट फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू 2a। m इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, m इंटू 2a को लिख सकते हैं 2 एक बच जाएगा, 2 इंटू m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंटू r डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर है यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद रखिएगा यही है नेट फील्ड का फॉर्मूला। कोई आपको कुछ भी बोले, लेकिन नेट फील्ड का फॉर्मूला अलोंग द एक्सिस क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एम आर ए बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर होल स्क्वायर। क्लियर है ये। लेकिन अगर आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो कहना बड़ा आसान होता है कि आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैग्नेटिक में इतना दिमाग नहीं लगाते हम लोग, मैग्नेटिक में बोले तभी। तो आर की वैल्यू अगर ए से बहुत ज्यादा है तो इसको इग्नोर कर देंगे, क्लियर है। आर की वैल्यू अगर ए से बहुत ही ज्यादा है, अगर देख लेते तो बी नेट क्या कह सकते हैं हम लोग, म्यू नॉट बाई 4 पाई है, 2m है, 2m है, r है, और नीचे कितना हो जाएगा r टू दी पावर 4 हो जाएगा, क्यूब हो गया। तो क्या नेट फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, बी नेट इक्वल लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। ये कोई फॉर्मूला देखा है क्या, क्या ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में देखा था क्या अलोंग द एक्सिस, क्या ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में दिखा था क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2p बाई r क्यूब, सॉरी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से एक्सिस पे जो फील्ड होता था क्या आता था, क्या 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपन r क्यूब। और डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है अलोंग द डाइपोल। अगर गौर से देखें तो नेट फील्ड स्ट्रांग है, नेट फील्ड स्ट्रांग b1 आ रहा है, तो जो नेट फील्ड आएगा वो किधर आएगा, नेट फील्ड आएगा आपके b1 की तरफ ऐसे, यानी किधर होगा, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट भी किधर है, इधर ही है। तो जो अलोंग द एक्सिस होता है उसमें फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है अलोंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट,
बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अलोंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और नेट फील्ड का जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। क्या क्लियर है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। बोलिए क्लियर है क्या? मुझे लगता है अगर ये समझ में आ गया तो बड़े आराम से हम लोग अगला वाला पार्ट भी कर सकते हैं। वो क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। चलिए देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अगला आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इसमें अगर आपको थोड़ा पेस लग रहा है मेरे टॉपिक में आज, समझिए कि टॉपिक एक्चुअली रिपीटेशन है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई मेरे को बोले कि पी पॉइंट पे निकालना है, आपको फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे निकालना है, मैं क्या बोलूंगा कि इस एम की वजह से दूरी कितनी होगी, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है अपना, ये ए है, ठीक है, हमने निकाल रखा है, और ये कितना है, आर डिस्टेंस है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? चलो देखते हैं। बिल्कुल अनिकेत बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। तो मान लेते हैं कि अब इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दो रीजन से लग रहे हैं। एक लग रहा है अपना, एक लग रहा है प्लस की वजह से, वो क्या लग रहा है, B1। प्लस की वजह से हमेशा क्या लगता है, अवे लगता है। और दूसरा लग रहा है माइनस की वजह से, वो हमेशा क्या लगता है, टूवर्ड्स लग रहा है, B2। दो लग रहे हैं, यानी अगर मैं बोलूं तो मेरे पास फील्ड कैसे लग रहा है, एक लग रहा है कुछ इस तरीके से B1, और दूसरा क्या लग रहा है, B2। क्लियर है? B1 और B2 का वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। B1 का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड देख लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन कितना होगा, डिस्टेंस का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का होल स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जो M1 का वैल्यू जो इसके वजह से होगा वही इस माइनस वाले की वजह से भी होगा। तो मैं कह सकता हूं सीधा सीधा B1 इक्वल्स टू कितना है, B2 है, इक्वल्स टू कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी मैं प्लस की वजह से जो पोल स्ट्रेंथ होगा वही माइनस की वजह से भी प्लस की वजह से जो फील्ड होगा वही माइनस की वजह से भी फील्ड होगा, उतना ही वैल्यू होगा। क्लियर है क्या? तो अपने पास एक चीज तो क्लियर हो गया कि फील्ड की वैल्यू आ गई। अब पॉइंट है कि फील्ड को ऐड कैसे करें। तो ऐड करने के लिए तो भाई देखो अपने को कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कैसे कंपोनेंट लेना पड़ेगा देखते हैं, ठीक है। यहां पे देख लो आप, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि इसके दो कंपोनेंट्स अगर ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, आपका दो कंपोनेंट ब्रेक होगा तो सिंपल सा ऐसा हो जाएगा कुछ, B1 साइन थीटा ऊपर की तरफ हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, B2 साइन थीटा, B2 साइन थीटा। और इस तरफ अगर देखें अपने पास, तो अपने पास क्या हो जाएगा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अगर आप y एक्सिस के लिए देखते हैं तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो अपने पास जो नेट फील्ड आ गया वो कितना हो गया, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। बोलिए क्लियर है क्या? अपने पास जो नेट फील्ड आ गया वो क्या बचा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब सवाल है कि B1 cos थीटा और B2 cos थीटा कितना होगा। तो मैं ट्रायंगल को देखो, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, cos थीटा इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो मैं बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं, सॉल्व हो चुका है अपना। नेट फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड अपने हमने देखा कि B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, मिला के दोनों सेम ही है, तो क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा, 2B cos, B1 B2 सेम ही है, तो 2B कितना था याद करिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा
a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? अब फाइनल देखिए, इधर देखिए गौर से, टू सॉरी गौर से देखिए, ये एम ए और टू मिलके क्या बन जाएगा, म्यू नॉट इंटू एम कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई 4 पाई और ये नीचे कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। यही है फाइनल फॉर्मूला, यही है फाइनल फॉर्मूला नेट फील्ड का। ये अपना नेट फील्ड का फॉर्मूला है। अब नेट फील्ड का फॉर्मूला अपने पास आ गया। अब मैं कह रहा हूं सिंपल सी बात, अगर अगर आर का वैल्यू ए से बहुत ही बड़ा है, अगर आर का वैल्यू ए से बहुत ही बड़ा है, उस केस में ए को इग्नोर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अपने पास नेट फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। नेट फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। बोलिए क्लियर है क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। याद करिए पिछले वाले में एक्सिस के अलॉन्ग 2m/r³ आया था और यहाँ पे कितना आया, m अपॉन r³। बोलिए सबको क्लियर है क्या? और डायरेक्शन की बात करते हैं तो नेट फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे आया है, गौर से देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे है और फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे है। तो अगर मैं मुझे कोई वेक्टर फॉर्म में लिखने को बोलेगा, वेक्टर फॉर्म में लिखने को मुझे कोई बोलेगा तो मैं लिखूंगा बी नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई माइनस एम वेक्टर अपॉन। क्लियर है? यानी याद रखिएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक मोमेंट होता है और इन द एक्सिस जो होता है वो अलोंग द मैग्नेटिक मोमेंट लगता है हमारे पास। बोलिए क्लियर है क्या? क्या सबको ये समझ में आ गया क्या? इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड का डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सबको आया समझ में? चलो बताओ कितने लोग आ गए समझ में, तब आगे बढ़ेंगे। पूरा पूरा का पूरा टॉपिक अगर गौर से देखो तो ऑलमोस्ट रेपिटेशन लगेगा। माइनस क्यों लिखा, देखो डायरेक्शन देखो ना एक बार, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन नीचे देखो कितना, -2 है और फील्ड का डायरेक्शन जो आया है वो अलोंग आया है क्या? नहीं, वो तो ऑपोजिट आ गया है। इसमें दिक्कत सिर्फ उन्हीं लोग को आ सकती है शायद जिन्होंने इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिनको बिल्कुल भी याद नहीं है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल थोड़ा भी याद है तो ये एक्चुअली ना पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म को चार्ज की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। ठीक है, खैर, तो इसके हिसाब से अगर देखें हम लोग थोड़ा सा, तो एक और पॉइंट छूट गया है, उसका डेरिवेशन नहीं करते हैं, डेरिवेशन वोंट बी दैट मच रेलेवेंट। ये किसी जनरल पॉइंट पे कितना होगा? जनरल पॉइंट का मतलब कि मैग्नेटिक एक बार मैग्नेट की वजह से अगर देखें तो बार मैग्नेट की वजह से देखें तो आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे कितना फील्ड होगा। ठीक है, जनरल पॉइंट पे। तो इसका जनरल फॉर्मूला कुछ नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखूंगा। बोलो ये फॉर्मूला कहीं देखा है पहले क्या सब लोग? ये फॉर्मूला कहीं दिखा है? कहाँ देखा है बता दो। इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, सेम फॉर्मूला पढ़ा था, क्यों इतना डेरिवेशन करवाऊं फिर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, वही फॉर्मूला लग दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड टू बार में। अभी तक हमने एक बार मैग्नेट की वजह से आसपास के रीजन में कितना फील्ड होगा सब पढ़ लिया। तो आप मुझे बताओ कि आज तक आपने बार मैग्नेट की वजह से सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया था, आज आप एक बार मैग्नेट की वजह से किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकाल सकते हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड? और यही हमारा सबसे बड़ा मकसद आज के टॉपिक का था। आज के टॉपिक का अगर कुछ सबसे बड़ा मकसद हमारा था तो जिस बार मैग्नेट की वजह से सिर्फ फील्ड लाइंस हम ड्रॉ किया करते थे नॉर्थ टू साउथ, उसके वजह से हम आज किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। और यही हमारे टॉपिक का अचीवमेंट है। क्लियर है? टॉपिक का अचीवमेंट यही है कि किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये मुझे लगता है कि आपको पता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट आपको पता है। ठीक है, सबको पता है कि क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। बाहर में, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी बिल्कुल बिल्कुल प्रगति, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाला, कोई भी डिफरेंस नहीं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सारे फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ लग जाएंगे। आंख बंद करके प्लस प्लस क्यू और की जगह प्लस एम लगा दो, क्यू की जगह एम लिख दो, बस इतना। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख दो, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनालॉजी बिल्कुल हुबहू है। खैर, आपने बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा होगा, क्या क्या प्रॉपर्टी आप जानते हो। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है, नॉर्थ से अवे होता है, साउथ के टुवर्ड्स होता है, ये सब आप पढ़ चुके हो। बार मैग्नेट के अंदर में साउथ टू नॉर्थ होता है, अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मुझे आप बताओ कि अगर मैं इन्हें किसी वक्त पे, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन वगैरह बिल्कुल ऐसे ही आएंगे अगर आएंगे तो। ठीक है, अगर आएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएंगे कि बताओ इसमें क्या, इसका फील्ड क्या होगा। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन तुरंत आने वाले हैं। आप मुझे बताओ कि अगर मैंने इस मैग्नेट को कट कर दिया, आपने पूछा था कट करने पे क्या होता है, तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा है क्या कि ये जो कट वाला पोर्शन है उसके अंदर भी फील्ड ऐसे है कुछ। तो आपको बाहर निकलता हुआ जो दिख रहा है वो नॉर्थ है, जो अंदर दिख रहा है वो क्या है, साउथ है। अब आपके मन में सवाल होना चाहिए कि पोल स्ट्रेंथ में फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। अरे भाई, जितने फील्ड लाइंस इसमें यहाँ से पास कर रहे थे वही फील्ड लाइंस यहाँ से भी पास कर रहे हैं, तो पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या। मेरा सिंपल सा सवाल है, बार मैग्नेट को कट करने वाला जो मैंने पार्ट बताया था, क्या पोल स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा जब यहां से कट करेंगे, तो नहीं। ये अगर माइनस एम है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस। जहां से भी कट करो, यहां से कट करो, यहां से कट करो, कहीं से कट करो, क्या हो जाएगा, प्लस एम। यही खासियत है एक बार मैग्नेट। लेकिन अगर ऐसे कट करते तो उतना फील्ड लाइंस पास होता क्या, नहीं। तो डेंसिटी कम हो जाती, पोल का स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है ना, तो वहां पे डिवाइड हो जाएगा। सबको क्लियर है क्या बार मैग्नेट, क्या बार मैग्नेट सबको क्लियर है। उसके वजह से फील्ड कैसे निकालते हैं, उसके अंदर में फील्ड होता कैसा है, उसको कट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलिए। अब एक सवाल आता है कि सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, तो वो तो चेंज कर जाएगा भाई, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपका पोल स्ट्रेंथ इनटू उसके बीच का डिस्टेंस होता है। तो अगर ऐसे कट करेंगे अगर हम लोग, तो अब इसका पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस तो चेंज होगा ना। ठीक है, इसीलिए कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा। चलो ना, क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी बहुत जल्दी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन का दम नहीं है क्वेश्चन में। खास सीधा 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 फॉर्मूला लगा दो। इसके बाद बस टॉर्क बचा होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। मैं तो सिंपल एडवाइस करूंगा कि पोल स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है, पहले पोल स्ट्रेंथ को ना सबसे पहले सबको एमकेएस सिस्टम में कर दीजिए, ज्यादा आसान है, वरना म्यू नॉट बाई 4 पाई को चेंज करना पड़ेगा।
देखिए इस क्वेश्चन में गौर से देखिए, कहीं भी नहीं दिया हुआ है मैग्नेटिक लेंथ या ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिज्म इन सब्सटेंस इज कॉज्ड बाय, अदिति राज ने पूछा है कि सर एक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म क्यों कॉज होता है। याद करिए अदिति, मैंने एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट समझाया था क्या? इलेक्ट्रॉन एक एटम में मूव करता है तो उसकी वजह से फील्ड क्रिएट होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। परफेक्ट रीजन है, ठीक है। तो अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाए निकालो सब लोग, m इंटू एल हो जाएगा, m इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। तो 12 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा, देर 1.2 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पूछ रहा है, एक्सिस पे निकालने को फॉर्मूला पूछता है तो सिंपल क्या कहते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, 2m अपॉन r क्यूब। सही है क्या सब लोग? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, यही लगाया क्या सब लोग? हैव यू ऑल यूज सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई m 2m अपॉन r क्यूब? शिवांगी सिंह यस, प्रगति सिंह यस, अदिति सिंह यस, निकिता सिंह यस। गलत, गलत, बिल्कुल ही गलत। यही है मैग्नेटिज्म में ध्यान रखने का चीज। मुझे ये बताइए कि क्या ये 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से बहुत लार्ज है क्या? मुझे आप बताइए, क्या ये 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से बहुत लार्ज है क्या? तो क्या हम लोग वो अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं क्या? मुझे सिंपल सा सवाल चाहिए आपसे, सवाल का जवाब चाहिए कि क्या अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं क्या? पहली चीज, बिल्कुल। अगर अप्रोक्सीमेशन, मुझे लगता है जिन्होंने अप्रोक्सीमेशन लिया है उनको ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैं सिंपल एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं ना, इसमें बिना अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला बड़े काम की चीज है, पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला देख लेते हैं ना, लॉन्ग एक्सिस इक्वेटोरियल रिलेशन है, देख लेते हैं फॉर्मूला क्या था। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर, लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा? सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। देखते हैं, सिंपल सी बात। मैं जो कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था कि फॉर्मूला क्या लगाएंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई डिवाइड बाई 4 पाई 2m इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस इतना कहना चाहता हूँ। लगा लो फॉर्मूला, यूज कर लो, पुट कर लो, और आगे से याद रखना ये गलती ना हो, आगे से याद रखना ये गलती ना हो। खासकर तब मैग्नेटिज्म वाले केस में जनरली 99% क्वेश्चन में इग्नोर नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। बट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बहुत बड़ा है कि नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2mr, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन है वेयर r इज वेरी वेरी लार्जर देन a, ठीक है। याद रखना है अपने को, अपने को बेसिक्स पता रहेगा तो कभी गलती नहीं करेंगे हम लोग। चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये तो बड़े आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेके उतना ही आ रहा है क्या? वो ठीक है, लेके आ रहा होगा। मेरा बस सिंपल सा पॉइंट है, अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है तो अच्छा है। वो आ रहा होगा, आपका जो आंसर है वो आ रहा होगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। ये सब एग्जाम में आएगा, एक लाइन का क्वेश्चन होता है ये जेईई मेंस में। इसीलिए कहता हूँ ये टॉपिक 15 मिनट रिवाइज कर लो, बोर्ड्स के लिए 15 मिनट ही और इसके लिए 15 मिनट। ऐसे काफी पोर्शन इसके हटे हैं सीबीएसई से। मैं 3 दिन के बाद बताऊंगा, इस वीकेंड में बता दूंगा कौन कौन से पोर्शन नहीं आने वाला है इसमें। इस पोर्शन से काफी चीजें सिलेबस से हटी हैं, लेकिन ये ऐसा एनालॉजी है जिसका यूज तो कहीं भी किया जा सकता है, सीबीएसई में भी। जल्दी से, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 1 मीटर अवे 60 डिग्री मेकिंग एन एक्सिस, सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला है, म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा।
मुझे लगता है वैल्यू तो पता होना ही चाहिए। m/r³। कॉस बिल्कुल सही है ऋतु, सही होगा। कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाना चाहिए। ठीक है, 1/4 हो जाना चाहिए, यानी कितना हो गया ये? 1.2 इंटू 10⁻⁻7, ये 7 √7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू √7 इंटू 10⁻⁻7। आई एम नॉट रॉन्ग। 1.6 ऋतु, 2.4 आ रहा है। देख लो कैलकुलेशन, चेक कर लो सब लोग, चेक कैलकुलेशन ना, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए ना, इतना क्या दिमाग लगाना। √4π की वैल्यू 10⁻⁻7, m की वैल्यू 1.2, डिस्टेंस कितना है? 1³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, cos 60 3/4, 7/4 √7/2 हो जाएगा। सही तो है? ऐसे 0.6 होगा ऋतु। चलिए, किसी को दिक्कत है क्या? देख लो सबको कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो और कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू है मैग्नेटिक डाइपोल है, बेबार मैग्नेट कह सकते हैं। क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने। क्लियर है? तो क्यों ना एक और क्वेश्चन करते हैं, क्यों ना एक और क्वेश्चन करते हैं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है इसमें, सोच समझ के। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इस पे बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेशन वाला या विदाउट अप्रोक्सीमेशन वाला, इसे ही सोचना है हमें। इसीलिए कह रहा हूं इसमें विदाउट अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। दोनों फॉर्मूले याद रख लीजिए, ज्यादा बेटर है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले याद हो गए। μ/4π, μ/4π 2mr/r² - a² होल स्क्वायर, और इक्वेटोरियल μ/4π m/r² + a²⁵ जनरली जो हमने 2m/r³ और m/r³ का फॉर्मूला पढ़ा था, वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए हो सकता है, या शॉर्ट बार मैग्नेट की वजह से हो सकता है। क्लियर है? मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग है। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, अगर स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट इंटू एल कीजिए, 3.6 इंटू मैग्नेटिक लेंथ दिया है, ठीक है, इंटू 8/100 इंटू 8/100, सिंपल कर लीजिए। सिंपल इसका होगा 288 सिंपल 0.288 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? मुझे लगता है सब लोग सॉल्व तो कर रहे हो। और निशा का पहला आंसर आया है 8.16 × 10⁻⁴ टेस्ला। देखो, मैं फॉर्मूला ही पुट करना है, इसमें कुछ खास मैं एक्स्ट्रा मैं भी नहीं करने वाला हूँ। मैग्नेटिक फील्ड नेट एक्सिस क्या होगा? μ/4π की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 0.288 इंटू आर। आर अपने पास कितना है?
आर अपने पास दिया है एट 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, ठीक है, 6 सेंटीमीटर यानी 0.06 डिवाइड अपन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है, सॉरी गौर से अगर आप देखिए तो जो अपना आर है, आर ध्यान से रखिएगा, आर एक्चुअली क्या है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट से नॉर्थ पोल से कितनी दूरी पे है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी टोटल सेंटर से कितनी दूरी पे होगा 10 सेंटीमीटर होगा। गौर से, गलती हो सकती है यहाँ से इस क्वेश्चन में, जो आर है वो 6 सेंटीमीटर नहीं है, आर जो है वो सेंटर से 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? और निशा क्लियर है क्या, यही यूज किया है क्या ये? जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो 0.1 होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, डिवाइड अपॉन, अब 10 सेंटीमीटर माइनस 10 माइनस कितना है अपने पास 8 है, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 100 माइनस 64 36 कितना हो जाएगा, जितना भी है 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस ए कितना है अपना, ए अपना है 4 है, ए अपना 4 है, ए याद रखिएगा क्या होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है, ठीक है, माइनस 4 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। बोलिए क्लियर है क्या? क्या लिखा हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर है, तो अपने पास x की वैल्यू कितनी दी गई है 0.6 सेंटीमीटर, 0.06, ठीक है, चलो क्लियर है, 0.06 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। इसका मतलब कि अपने को सेंटर दिया, अपने को आर ही दिया हुआ है, वो अपने को आर दिया हुआ है, और ए अपना कितना है, ए अपना है 0.04, क्लियर है, ए अपना है 0.04, तो यहाँ पे अगर इसके जगह रिप्लेस कर दूंगा, सीधा सीधा रिप्लेस करता हूँ, कितना हो जाएगा, चलिए सॉल्व हो जाएगा ना, सॉल्व कर लोगे सब लोग, इस पे इतना एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वैल्यू पुटिंग है, आगे बढ़े क्या? चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ये सॉल्व कर लेना सब लोग, ठीक है। हम लोग अपने आज के लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। सिंपल सी बात है कि हमें क्या दिख रहा है, हमें एक बिल्कुल लेकर, ठीक है, मैं आंसर तो मैच नहीं करा सकता अभी, ठीक है, तो हमने क्या रखा, एक मैग्नेटिक डाइपोल को मोमेंट को रखा, और हमने क्या देखा कि ये मान लेते हैं इसका प्लस एम है और ये इसका मान लेते हैं माइनस एम, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया तो क्या होगा, तो जो दोनों पोल्स हैं अगर इनको फील्ड में रखेंगे तो इन पे फोर्स एक्सर्ट होगा। याद करिए एफ इक्वल्स टू क्या होता था, एम इंटू बी, अगर मोमेंट पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर पॉजिटिव मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, तो उस पर क्या लगेगा, उस पर फोर्स क्या लगेगा, अलोंग लगेगा फील्ड के, उस पर कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा फोर्स, कितना होगा एम इंटू बी, क्लियर है क्या? और नेगेटिव वाले पे कितना लगेगा, ऑपोजिट लगेगा, कितना होगा माइनस एम बी। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम नहीं किया क्या, ये बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरह काम किया। ओ है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस ए और ये भी डिस्टेंस क्या है, ए है, क्लियर है। तो मैं अगर मेरे से कोई पूछा कि बताओ इस पे नेट फोर्स कितना लगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या बोलेंगे हम, जीरो। बॉडी पे, इस पूरे डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। तो क्या मैं कह सकता हूं नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है, लेकिन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता है तो बॉडी पे क्या पड़ रहा है, एक कपल प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स कपल, ठीक है, इसको कहते हैं फोर्स कपल या टॉर्क भी इसको कहते हैं, क्लियर है। तो इस केस में एक बात तो क्लियर है कि नो नेट फोर्स इज एक्टिंग, टॉर्क विल बी अप्लाइड। तो आपके मन में बहुत सिंपल सा क्लियर है कि टॉर्क होता क्या है। मान लेते हैं ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना अपने पास थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, क्लियर। तो अगर ये डिस्टेंस पूरा का पूरा क्या है 2 है, तो मेरे को बोलेगा कि टॉर्क बताओ, तो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट, टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट। तो मैं मान लेता हूं कि टॉर्क निकालना चाहता हूं मैं इस पॉइंट के अबाउट, कहीं से भी टॉर्क निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो टॉर्क अगर मुझे निकालना होगा तो नेट टॉर्क जो होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट वो क्या होगा, दो फोर्सेस हैं, दोनों की वजह से होगा टाउ 1 प्लस टाउ 2, क्लियर है। लेकिन पहला वाला जो फोर्स है वो तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो रोटेट कर पाएगा क्या, नहीं।
तो सिंपल कह सकते हैं टाउ वन तो अपने पास क्या है, जीरो है। टाउ वन तो अपने पास क्या है, जीरो है। बात सिर्फ और सिर्फ टाउ टू की करेंगे। इसके वजह से क्या टॉर्क हो रहा है, क्लियर है? तो कभी भी टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टॉर्क इक्वल्स टू होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। अब ये आर परपेंडिकुलर कितना है? तो आर परपेंडिकुलर मतलब फोर्स को बना देते हैं ना ऐसे। ये फोर्स का कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। रोटेशन पढ़े होगे तो नाम सुना होगा लाइन ऑफ एक्शन। ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। अगर आपको आर परपेंडिकुलर जीरो कैसे निकिता, अब मान लो ये पॉइंट है और इसी पे अगर आप फोर्स लगा दोगे तो इसके वजह से कोई लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्शन, तो इसके वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज नेट रोटेशनल इफेक्ट इसके वजह से क्या होगा? जीरो। नेट रोटेशनल इफेक्ट क्या होगा? जीरो। क्योंकि इस पॉइंट से आर है ही नहीं ना, आर परपेंडिकुलर कितना है? जीरो है। क्लियर है? और याद रखते कभी दरवाजे का जो हिंज होता है, कहीं उसी में फोर्स लगा तो दरवाजा घूमता है क्या? नहीं। दरवाजे के दाएं में लगाओ बाएं लगाओ, लेकिन दरवाजे पे लगाओगे तो कभी दरवाजा मूव नहीं करता। तो आर परपेंडिकुलर इंटू क्या हो गया? एफ हो गया। अब ये आर परपेंडिकुलर कितना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इस ओ पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है? सबको ही जानता है कि ये ए है तो ये कितना होगा? ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये पूरा लेंथ क्या है? 2a है। पूरा लेंथ कितना है? 2 है। मैं अगले फिगर पे जाता हूँ। मैं बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ कि मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे, और मैं निकालना चाहता हूँ आर परपेंडिकुलर। ये लेंथ अपना कितना है? 2a है, और ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा है। तो क्या मैं नहीं कह सकता हूँ क्या कि 2a जो आर परपेंडिकुलर होगा, ये इसको ये क्या है? आर परपेंडिकुलर वो क्या है? 2a cos 90 माइनस थीटा है। कह सकते हैं क्या? 2a cos 90 माइनस थीटा है। क्या बन जाएगा? ये 2a sin थीटा बन जाएगा क्या? आर परपेंडिकुलर कितना हो गया? 2a sin थीटा हो गया क्या? तो क्या मैं टॉर्क इक्वल्स लिख सकता हूं क्या? टॉर्क इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। आर परपेंडिकुलर कितना हो गया? 2a सिंपल 2a sin थीटा 2a sin थीटा इनटू एफ कितना लग रहा है? m इंटू बी। क्लियर है क्या? ये m इंटू 2a कितना हो जाता है? याद करिए m इंटू 2a। क्या इसको m कैपिटल M लिख सकते हैं क्या? क्या मैं फाइनली लिख सकता हूं क्या? टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस बी। क्लियर है क्या सब लोग? क्या टॉर्क इक्वल्स लिख सकते हैं m क्रॉस बी? क्या ये p क्रॉस e की तरह बिल्कुल नहीं है क्या? क्या टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस बी हमने लिखा, ये क्या बिल्कुल p क्रॉस e की तरह नहीं है क्या? कुछ नया दिमाग लगाएं क्या इसमें? क्यों लगाए नया दिमाग? कुछ भी नया दिमाग क्यों लगाएं इस पे? टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो गया? एनालॉजी है बिल्कुल। p क्रॉस e, p की जगह m हो गया। p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। e होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, b होता है मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए क्लियर है क्या? तो अपने पास अगर टॉर्क आ गया तो कोई भी इंसान यहाँ पे ये कह सकता है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस एम डॉट बी। इसको डिराइव करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। जैसे पी निकाल देते वैसे माइनस एम डॉट बी। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? सबको एक बात तो क्लियर है अपना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? माइनस एम डॉट बी। क्लियर है? अगले दिन यहीं से रिवीजन से शुरू करेंगे थोड़ा बहुत, और एक छोटा सा पार्ट बच गया रोटेशन और इसका टाइम पीरियड निकालने वाला क्वेश्चन में, वो पार्ट खत्म करूंगा और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। हार्डली 5-10 मिनट लूंगा नेक्स्ट डे। क्लियर है? हार्डली 5-10 मिनट लूंगा नेक्स्ट डे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है? प्रगति आपका पार्शियल फ्रैक्शन में बता दूंगा। ठीक है? बाकी लोग जा सकते हैं, एंडिंग द रिकॉर्डिंग। ठीक है? आपको पार्शियल फ्रैक्शन मैथ्स का जानना था, मैं वो आपको बता देता हूँ।